गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एग्री एग्ज़ाम आर्मी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सबने काफ़ी बार पढ़े होंगे, पर ये इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि एग्ज़ाम में तभी टिक द करेक्ट में आते हैं तो आप गलती से दूसरा टिक कराते हैं। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मैं लाया हूँ जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी जो क्लैरिटी है एग्ज़ाम्स में वो थोड़ी अच्छी हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्वार्फ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, चावल की पहली बौनी संकर किस्म। पहली बौनी संकर किस्म थी हमारी TN1। ये ताइवान में डेवलप की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड। मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का चमत्कारी चावल जो है IR8 को बोला जाता है। दोस्तों मैंने ये जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है ये गूगल के द्वारा किया है, गूगल ट्रांसलेशन से। तो अगर कुछ हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। वैसे इसलिए मैं दोनों बायलिंगुअल लिखा है ताकि दोनों भाषाएं में आपको समझ आ जाए। तो जो IR8 ये वैरायटी है, ये मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड है। ये हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी है। इसको डेवलप किया गया है पेटा एंड DG वूजेन का क्रॉस कराकर। हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी है। इसमें ड्वार्फ मोस्टली क्रॉप जो होती है ड्वार्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो प्लांट की एनर्जी है उसको ग्रेन डेवलपमेंट में जाए बजाय शूट और लीव डेवलपमेंट में। बायोलॉजिकल यील्ड को कम करके इकोनॉमिकल यील्ड को बढ़ाना इनका मेन फोकस होता है। बायोलॉजिकल यील्ड होती है जैसे कि हमारी पत्ती शूट जो हमें ज़्यादा यूज़ की नहीं, मतलब यूज़ तो आएगी हमारे, वो एज अ फॉडर क्रॉप हम यूज़ कर लेंगे, उसको फॉडर की तरह यूज़ करेंगे। पर मेन जो हमारा मेन आइटम है, वो मेन जो हमें मेन चीज़ चाहिए वो राइज मेन राइज ही है। तो क्रॉप में हमारा मेन मकसद ग्रेन को पाना है। ग्रेन मेन हमारा जो मोटो है वो ग्रेन ही हमको ऑब्टेन करना है, इसलिए इसको ड्वार्फ बनाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मिरेकल राइस ऑफ द इंडिया। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया है जया। आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड है IR8 एंड मिरेकल राइस ऑफ इंडिया है जया। तो इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मिरेकल राइस ऑफ इंडिया है जया। ये क्रॉस से प्रोड्यूस हुआ है TN1 की एंड टाइप 141। TN1 इंडिया का वर्ल्ड का फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी राइस है। ये ताइवान की वैरायटी आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉरिन 10 जो जीन है ये एसोसिएटेड है वीट से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर वीट बोल रहा हूँ तो वीट में आपको जैसे ही वीट बोलता हूँ तो वीट का साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन प्लेस, जो मेन वैरायटीज़ हैं इसकी, और प्रोडक्टिविटी, जैसे पंजाब में इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड बासमती राइस। बासमती राइस वर्ल्ड फर्स्ट कौन है? PRH10। PRH10 जो है वर्ल्ड का फर्स्ट बासमती राइस है। इसमें मैंने बासमती लिखा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी राइस था, ये बासमती राइस है। तो याद रखना है आपको कि बासमती आए तो PRH10 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे वीट आया है, राइस आया, तो राइस में आपको पता रहना चाहिए कि राइस की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी पंजाब में है और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। मेन्स की वैरायटी, साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर सब आपको पता होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉरिन 8, नॉरिन 10 तो सबने काफ़ी बार पढ़ा होता है, पर नॉरिन 8 बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है। तो नॉरिन 8 जीन इज एसोसिएटेड विद राइस। नॉरिन 10 एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके आइडिया से मैं बता सकता हूँ कि आपको इसके आइडिया से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नेक्स्ट बार आपसे नॉरिन 8 के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। नॉरिन ऐसा तो है नहीं कि बार बार अब नॉरिन 10 ही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस बार अगली बार अब जितनी बार भी पेपर होंगे तो उसमें नॉरिन 8 आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन लविंग प्लांट, सन लविंग प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स वो होते हैं जिनको सन लविंग प्लांट्स बोला जाता है। 8th क्वेश्चन, शेड लविंग प्लांट। शेड लविंग प्लांट होता है हमारे स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट होता है शेड लविंग प्लांट। इसका एग्जाम्पल जैसे टर्मरिक, जिंजर, ये सब शेड लविंग प्लांट्स में आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन, प्लांट ग्रो वेल इन सलाइन सॉइल। लवणीय मिट्टी में जो अच्छी तरह उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। सन लविंग प्लांट्स को आप दोबारा देख लीजिए, सन लविंग प्लांट्स को हीलियोफाइट्स कहते हैं और प्लांट ग्रो वेल इन सलाइन सॉइल को हेलोफाइट्स कहते हैं। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हीलियोफाइट एंड हेलोफाइट बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, पर थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है, तो आपको देखना, थोड़ा देखकर याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था, प्लांट्स ग्रो वेल इन क्रैक्स ऑफ रॉक, तो उसको लिथोफाइट्स कहते हैं। जो पत्थरों में उग जाते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं, लिथोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ। काऊ का बॉडी टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर काऊ बोला गया तो आपको काऊ का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस, इंडिजिनस काऊ बॉस टोरस, देसी काऊ का बॉस इंडिकस। इतना पता होना चाहिए। इसका गेस्टेशन पीरियड, इसके फैट परसेंटेज इन मिल्क, ये सब मेन चीज़ें काऊ के बारे में पता होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ बफेलो। बफेलो को लिए पूछा गया था, बफेलो का भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर ऑफ बफेलो होता है 38.2 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉडी टेम्परेचर ऑफ बफेलो 0.3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ से। काऊ को होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका होता है 38.2 डिग्री सेल्सियस। एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से एक दूसरे को मिक्स करके ऊपर नीचे कराते हैं, तो इसलिए इसको साथ लिखा गया है और आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ फैन है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, इसके लिए ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये सेल्सियस नहीं है। सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने में तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ज़्यादा हो गया है। 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने इसको फ़ारेनहाइट में इसलिए लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली जो टेम्परेचर है हैन का वो फ़ारेनहाइट में ही पूछा जाता है, जबकि जो टेम्परेचर है गाय का, काऊ का एंड बफेलो का, वो सेल्सियस में पूछा जाता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन है 105 से 106 डिग्री। हैन के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि मोस्ट एग लेइंग ब्रीड कौन सी है और फाइटिंग ब्रीड कौन सी है। तो मोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो एनिमल हस्बेंड्री पे बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ विटामिन B12। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और अभी भी काफ़ी बार होता जा रहा है। तो नेम ऑफ विटामिन B12 है कोबालामिन। इसमें एक मेटल प्रेजेंट होता है, उस मेटल का नाम होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। अब मैंने यहाँ विटामिन बोला है तो विटामिन आपको सारे पता नहीं चाहिए, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक तो मोस्टली पता ही होने चाहिए। तो विटामिन ए जैसे होता है विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3,
B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। विटामिन ई को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफिरॉल बोलते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनाइन बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। विटामिन, मैंने यहाँ विटामिन बोला है तो आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए कि विटामिन बोला है तो विटामिन ए, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन बी क्या होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल होता है, विटामिन ई टोकोफिरॉल होता है, विटामिन के फाइलोक्विनाइन होता है, विटामिन ई से स्टेरिलिटी प्रॉब्लम होती है, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन टर्म प्रपोज बाय, विटामिन टर्म को जो प्रपोज किया था वो था कैस्मायर फंक। कैस्मायर फंक साइंटिस्ट थे, इन्होंने विटामिन टर्म को कॉइन या प्रपोज किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया जाता है और आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में भी इसके आने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोटीन टर्म कॉइन्ड बाय। प्रोटीन टर्म कॉइन्ड बाय, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। प्रोटीन टर्म जो है हमारे कॉइन की थी मोल्डर ने। मोल्डर अब अपनी इतने सारे ट्रिक्स होती हैं याद करने की, क्योंकि इतना सारा याद करना डिफ़िकल्ट होता है, तो आप अपने ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे प्रोटीन खाने से शोल्डर मजबूत होते हैं, शोल्डर मजबूत होते हैं, शोल्डर को राइम करता है मोल्डर। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि प्रोटीन टर्म जो है कॉइन की थी मोल्डर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट डाउन ऑफ काउ मिल्क, जो गाय के अंदर दूध बनने की क्रिया है उसको कौन सा हार्मोन बनाता है? तो है सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से गाय के अंदर दूध बनता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन और होता है कि बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग होता है फुल हैंड मेथड। दोस्तों मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है तो मैं हाथ से लिख रहा हूं, तो थोड़ा इसके लिए सॉरी। फुल हैंड मेथड, ये बेस्ट मेथड होता है मिल्किंग के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीट ऑफ गोट, मीट ऑफ गोट को हम चेवन बोलते हैं। मीट ऑफ गोट को हम चेवन बोलते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो बच्चे इसको मटन टिक कराते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब वो बुचर शॉप पे जाते हैं तो उनको लगता है कि तब हम बुचर से मांगते हैं मीट, तो वो मटन के नाम पे हमको बकरी का मीट या बकरे का मीट दे देता है। तो हमको लगता है कि बकरे को या बकरी के मीट को ही हम मटन कहते हैं, जबकि मटन हम शीप के मीट को कहते हैं। मीट ऑफ गोट चिवन होता है। आपको गोट के बारे में भी मेन ब्रीड्स, इसकी जूलॉजिकल नेम ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन है फादर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है R.A. फिशर। R.A. फिशर है हमारे फादर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो वहाँ पे बच्चे R.A. फिशर करा जाते हैं, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स कार्ल पियर्सन है एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स R.A. फिशर है। तो आपको मॉडर्न का ध्यान रखना है। अगर मॉडर्न आता है तो आपको कार्ल पियर्सन करना पड़ेगा, एंड अगर मॉडर्न नहीं आता तो वहाँ पे आपको R.A. फिशर करना पड़ेगा। होप आपके डाउट क्लियर हो गए हों, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है। आपके लाइक सब्सक्राइब की वजह से मैं इसके जल्दी दूसरा पार्ट लाऊंगा। कॉफ़ी रस्ट इज कॉल्ड बाय। कॉफ़ी रस्ट जो है हमारी वो हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स से होती है।
पर कई बार क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि हेमलिया ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, तो वो एक फंगस होता है। इसमें आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सबको पता है कॉफी रस्ट जो है वो हेमिलिया ऑब्स्टेट्रिक्स से होती है, पर किसी को बहुत कम लोगों को पता है कि एक फंगस है। तो अब हम यहाँ पे कॉफी रस्ट पूछा गया है, तो कॉफी रस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कॉफी रस्ट क्या है? कॉफी रस्ट इज रिपोर्टेड इन श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे पहले कॉफी रस्ट को रिपोर्ट किया गया था 1867 में। उस टाइम पे इसने वहाँ पर 80 से 85% क्रॉप को डैमेज कर दिया था, और इंडिया ने इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाया था, तो इस कारण इंडिया की भी 1869 में इसकी एंट्री हो गई थी, और इंडिया में भी इसने अच्छा खासा साउथ एरिया में डिस्ट्रक्शन पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 22, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ। गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ है 280 to 285 डेज। 280 to 285 डेज का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में इन दोनों में से कुछ आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में ज़्यादा क्लोज आ जाए तो आपको इन दोनों का एवरेज निकाल के 282 डेज को टिक कर देना है। वैसे बहुत रेयर होता है कि इतना क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ऑप्शन देंगे वो, पर फिर भी अगर आता है तो आपको ये टिक कर देना है। गाय का गर्भकाल 282 डेज होता है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो होता है 305 से 310 दिन। आपको मैंने जूलॉजिकल नेम बताया था बफेलो का, बोबेलिस बोबेलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुर्रा डिजीज इज कॉमन इन। सुर्रा डिजीज आजकल बहुत हाईलाइटेड पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो सुर्रा डिजीज जो है वो कैमल में एक कॉमन डिजीज है। वैसे हॉर्सेस में एंड डॉग्स में भी होती है, पर कैमल में ये एक कॉमन डिजीज है। इससे स्लीपिंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब सुर्रा डिजीज आई है, तो सुर्रा डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा ट्राइपेनोसोमा से ये डिजीज फैलती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विच स्टेट इज लीडिंग इन रबर प्रोडक्शन, तो रबर प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीड करता है, तो आपको उसमें आंसर देना है केरला। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केरला और कर्नाटक में कंफ्यूज रहते हैं। रबर प्रोडक्शन में केरला। ओके गाइज, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।